जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल द पास्ट पार्टिकल्स। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में चल रहे क्राइसिस के बारे में। बांग्लादेश तख्ता पलट की कगार पर है। पूरे देश में हिंसा भड़की हुई है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। परंतु यह स्थिति बनी क्यों? ऐसा क्या हुआ कि तथाकथित छात्र हिंसा पर उतारू हो गए और उनका उद्देश्य आरक्षण के खात्मे से बदलकर जानवरों और चड्डी बनियान की लूट तक पहुंच गया? इसे समझने के लिए हमें नालायक पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के जन्म से शुरुआत करनी होगी। अगर बांग्लादेश की जियोग्राफी और बायोलॉजी को मिक्स करें तो पता चलेगा कि भारत नामक बाप ने पाकिस्तान नामक माता के गर्भ से बांग्लादेश नामक संतान का जन्म करवाया था। यह तस्वीरें अस्पताल के डिस्चार्ज पेपर पर हस्ताक्षर करते हुए उन्हीं माँ बाप की हैं। उस समय इसमें कुल 93,000 रुपए का खर्च आया था। खैर, 1971 में जन्मे बांग्लादेश के एक तथाकथित राष्ट्रपिता भी थे जिन्हें शेख मुजीबुर रहमान के नाम से जाना जाता था। शेख पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर चुके थे। इन्हें इनाम स्वरूप जनता का अपार प्रेम मिला और 1975 में प्रेम और आशीर्वाद के स्वरूप पूरे परिवार सहित गोली मारकर हत्या कर दी गई। परंतु यह आशीर्वाद घर की दो बेटियों को नहीं मिल पाया क्योंकि उस समय वह घर पर मौजूद नहीं थी। उनमें से एक बेटी शेख हसीना के नाम से जानी गई। जनता के इस अपार प्रेम से गदगद होकर शेख हसीना ने जनता की सेवा करने का फैसला किया और राजनीति से जुड़ी और लंबे समय तक दूसरे देशों में खाक छानने के बाद बांग्लादेश लुटी और 1991 में चुनाव जीतने में कामयाब रही। कुछ वर्ष के बाद यह अगला चुनाव हार जाती है। हारने के बाद इन पर कई झूठे मुकदमे चलाए जाते हैं जिससे बचने के लिए इन्हें देश छोड़ना पड़ता है। फिर मन बनाकर कुछ समय के बाद फिर बांग्लादेश पहुंचती है। इस बार इनका जोरदार स्वागत होता है। फिर चुनाव लड़ती है, जीतती हैं और यही सिलसिला चलता रहा और 2009 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रहती है। मुख्यतः शेख हसीना की पार्टी की वैचारिक और राजनीतिक तौर पर दो ही प्रतिद्वंदी थे। पहली बीएनपी पार्टी जो मुख्य विपक्ष की भूमिका के रूप में बांग्लादेश में काम कर रही थी और दूसरी जमाते इस्लामी पार्टी जो पूरी तरह से पाक सपोर्टर थी। बिल्कुल वैसा ही सपोर्टर जो आप जिम में पहनकर जाते हैं आपके अखरोट में पानी भरने से बचाने के लिए। जमाते इस्लामी वह विचारधारा है जो बांग्लादेश के गठन के ही खिलाफ थी। बिल्कुल टट्टर सोच रखने वाली इस संगठन के लिए भारत बिल्कुल अदरक की तरह है जिसका स्वाद वह कभी समझ ही नहीं पाया। बांग्लादेश की शोक हसीना की भारत से करीबी इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसलिए जमात इस्लामी हमेशा से वहां की सत्ता से हसीना को दूर रखना चाहता था। फिर शुरू होता है वर्तमान का मुद्दा, आरक्षण और छात्र आंदोलन का मुद्दा। दरअसल शेख मुजीबुर रहमान चाहते थे कि 1971 की आज़ादी की लड़ाई में जो वॉर वेटरन्स हैं उन्हें सरकारी नौकरियों में 50% का आरक्षण दिया जाए, जिसे उन्होंने लागू भी कर दिया था। परंतु कुछ समय के बाद यह फैसला वापस ले लिया गया। फिर आता है वर्ष 2018 जब शेख हसीना इस 50% आरक्षण को फिर से जिंदा कर देती है, जिससे छात्रों का एक पूरा आंदोलन शुरू हो जाता है, हिंसा होती है और इस आरक्षण को फिर से समाप्त कर दिया जाता है। फिर आता है वर्तमान वर्ष 2024 जिसमें जनवरी में आम चुनाव में हसीना की पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करती है। जून 5 को ढाका हाईकोर्ट 50% आरक्षण को पुनः लागू करने का फैसला सुनाती है और इसी के साथ पुनः छात्र जो रोड पर थे अब सड़कों पर उतर आते हैं। यह बेचारे बेरोजगार छात्र कब अपने ही देश के कई लोगों को जलाकर और काटकर मार देते हैं इन्हें खुद पता नहीं चलता। अब इस हिंसा को बढ़ते देख सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को फैसला सुनाती है और इस 50% आरक्षण को फिर से खत्म कर देती है। छात्र शांत हो जाते हैं, हिंसा रुक जाती है, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल यानी कि सामान्य हो जाता है। परंतु छात्रों के अंदर कीड़ा अभी बाकी था। वे फिर अपनी नई 9 मांगों के साथ आंदोलन खड़ा करते हैं। पूरे देश में हिंसा, आगजनी, मारकाट मचाने के बाद इन शांतिप्रिय छात्रों की 9 मांगे 4 अगस्त के आते आते सिर्फ एक मांग में बदल जाती है और यह मांग थी शेख हसीना का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। यह मांग इतना जोर पकड़ती है कि हजारों की संख्या में छात्र प्रदर्शन करने उतरते हैं। फिर हिंसा भड़कती है और देखते ही देखते लगभग 500 और लोगों के ताबूतों पर कीलें ठोक दी जाती है। 5 अगस्त को बांग्लादेश की सिक्योरिटी एजेंसीज हसीना को जान का खतरा बताकर देश से तड़ी पार हो जाने की सलाह देती है। हसीना तुरंत हवाई यात्रा करते हुए भारत के हिंडन बेस आ पहुंचती है। उनके आने के कुछ घंटों के बाद ही बांग्लादेश के पीएम आवास पर दंगाइयों का कब्जा हो जाता है। लोग अपने राष्ट्रपिता को चूमने और उनका सम्मान करने के लिए उनकी मूर्ति के सिर पर हथौड़ा लेकर चढ़ जाते हैं। तो ये तो हुआ पूरा घटनाक्रम जो बांग्लादेश में घटित हुआ। परंतु जैसे दिख रहा है बिल्कुल वैसा नहीं है। इसके पीछे कुछ दूसरी ताकतें अपना जोर लगाती हुई नजर आ रही है। असल में छात्र आंदोलन के रूप में शुरू हुआ यह घटनाक्रम जमातियों द्वारा कब हाईजेक कर लिया जाता है, इसे राजनीतिक रूप दे दिया जाता है। छात्रों को खुद पता नहीं चलता कब इनके बीच के कुछ लोग माइनॉरिटीज यानी कि हिंदुओं को सिलेक्टिवली मारने लगते हैं।
जबकि हिंदुओं का इस आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं था। छात्र टीवी, चड्डी, बनियान, मछली, बतख, घोड़ा, लसन सब लूटते रह जाते हैं और सत्ता का सुख कोई और लूटकर भाग जाता है। असल में हिंसा रूपी इस वृक्ष का तना पाक और चीन में तथा जड़ अमेरिका में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। पाक हमेशा से बांग्लादेश को पुनः पाना चाहता है, जिसमें चीन का पूरा सहयोग प्राप्त है। दूसरी तरफ अमेरिका की नज़र भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के क्षेत्रों में अपना वर्चस्व बढ़ाने और नेवल बेस स्थापित करने की है, ताकि चाइना को आंख दिखाई जा सके। कुछ समय पहले अमेरिकन डेलीगेशन का जमात इस्लामी से मिलना इसका स्पष्ट संकेत और सबूत भी है। कारण चाहे कुछ भी हो, परंतु बांग्लादेश में आज संकट के बादल छाए हैं और भारत के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। भारत के लगभग सभी पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या तो कमज़ोर हो चुके हैं या वहां पर तख्ता पलट हो चुका है। तो इस प्रकार की प्लानिंग भारत को लेकर भी विदेशी ताकतों द्वारा की जा सकती है। हालांकि भारत का नेतृत्व किसी राष्ट्रपिता की बेटी नहीं कर रही है, बल्कि एक चाय वाला कर रहा है। सुखद बात बस यही है। इस प्रकार की घटनाओं में सम्मिलित होने पर हरजाना दंगाइयों का घर बेचकर तुरंत कर दिया जाता है। परंतु बांग्लादेश से भारत में इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, जो कि चिंता का विषय है, और इस कारण हो सकता है ममता एनर्जी की कुछ सीटें अगले चुनावों में बढ़ भी जाए। खैर, वर्तमान में हसीना भारत में है, परंतु देखना यह है कि क्या भारत सरकार हसीना को लंबे समय तक शरण देकर बांग्लादेश की नई सरकार से दुश्मनी मोल लेगी, या यहाँ से हसीना को 2 वक्त का खाना और किराया देकर रवाना कर देगी। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में ऐसी ही किसी स्टोरी के साथ। देखते रहिए द पास्ट पार्टिकल्स।